नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं भारत के एक और सबसे खतरनाक हथियार के बारे में। एक ऐसा हथियार जिसके बारे में हर एक भारतीय को जरूर से जानना चाहिए, जरूर से सुनना चाहिए। तभी तो हमें प्राउड फील होगा कि हमारे देश के पास में ऐसे ऐसे हथियार भी मौजूद हैं जिससे पाकिस्तान तो छोड़ो, चाइना, अमेरिका तक भी भारत से युद्ध नहीं जीत सकते। आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। वो लगातार एलओसी पर घुसपैठ करने की कोशिश करता है और हमारी इंडियन आर्मी को निशाना बनाने का काम करता है। तो जैसे ही यह हथियार अब भारतीय सेना के अंदर शामिल हो चुका है, हमारे रक्षा मंत्री की तरफ से भी यह स्टेटमेंट दिया गया है कि फ्यूचर में ये गेम चेंजर साबित होने वाला है। यानी कि अगर भारत पाकिस्तान की सेना आपस में आमने सामने पारंपरिक युद्ध भी करती हैं, तो हमारी सेनाओं से आगे ये नए प्रकार का खतरनाक हथियार चलने वाला है जो कि उनकी सेनाओं का पूरी तरीके से सफाया करेगा। आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के जो सैनिक होते हैं वो घुसपैठ तरीके से भारतीय सेनाओं के ऊपर हमला करते हैं। जैसे कोई खड़ी चट्टान है, चट्टान के पीछे की तरफ छिप जाएंगे और हमारी सेनाओं के ऊपर हमला करेंगे, या फिर ऐसे गुप्त ठिकाने रहेंगे जहां पेड़ पौधे बहुत ज्यादा घने हैं, वहां से हमला करेंगे। तो उनके पूरे के पूरे ठिकाने को यह आसानी से उड़ा देगा, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और कल ही 29 दिसंबर को इसका सफल परीक्षण कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने सोचा कि पूरे देश की और इंटरनेशनल न्यूज़ तो मैं आपको देती हूं, तो क्यों ना इस हथियार के बारे में भी आप जरूर से जान लें। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहाँ पर देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है हमारे देश का मैप। और अगर हमारे देश में हम इस तरफ चले तो ये है एक छोटा सा राज्य जिसका नाम है उड़ीसा, है ना। और उड़ीसा का एक क्षेत्र है जिसका नाम है चांदीपुर। भारत के ज्यादातर जो परीक्षण होते हैं वो चांदीपुर वाले इलाके में, या फिर यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो विशाखापट्टनम वाले इलाके में ज्यादातर हमारे सफल परीक्षण होते हैं। तो अगर उड़ीसा के चांदीपुर में हम चलें तो चांदीपुर में कल के दिन यानी कि 29 दिसंबर को एक नए प्रकार के रॉकेट लॉन्चर का यहाँ पर सफल परीक्षण कर दिया गया है और इस रॉकेट लॉन्चर का नाम है पिनाका। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि पिनाका कौन से भगवान का धनुष था? अगर आपको आता है तो मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो ये पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट है जिसका हाल ही में सफल परीक्षण कर दिया गया है और ये परीक्षण बहुत ही खतरनाक तरीके से हुआ है, जिसके बाद में हमारे रक्षा मंत्री की तरफ से डीआरडीओ की पूरी टीम को यहाँ पर बधाई दी गई है कि भारत के जितने भी खतरनाक हथियार हैं उनकी लिस्ट में एक और नया हथियार शामिल हो गया है, जो कि दिखने में लगभग कैसा है, दिखने में लगभग S-400 जैसा दिखाई देता है। ये आप देख रहे हैं ना, जमीन पर चलने वाला चलता फिरता हथियार है ये हमारा। और अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर एक साथ कितने रॉकेट निकलते हैं, जैसे S-400 है उससे निकलती है मिसाइलें। और अगर हम इसकी बात करें तो इससे रॉकेट है या आप मिसाइल ही मान सकते हैं, छोटे लेवल की मिसाइलें हैं और हैं ये रॉकेट हैं। तो इसके अंदर कई प्रकार के रॉकेट लगे होते हैं। पहले रॉकेट की हम बात करें तो पहला रॉकेट लगता है MK फर्स्ट। ये आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रहा होगा, ये रॉकेट लगता है MK फर्स्ट, जिससे अगर पास की दूरी पे ही हमला करना है, यानी हमें पता चला कि चट्टान के पीछे की तरफ में पाकिस्तान की सेना ने कोई ठिकाना बना दिया है या फिर वहां पर रसद लाकर ये जमा कर रहे हैं, है ना, सप्लाई लाइन यहाँ तक आके इनकी खत्म हो रही है, या फिर किसी आतंकी ठिकाने के बारे में हमें पता चला है, तो भारतीय सेना एक नॉर्मल एयर स्ट्राइक यहाँ पर कर सकती है। और एयर स्ट्राइक के लिए अब हमें कोई फाइटर जेट की जरूरत ना करके हम इससे चला सकते हैं, जो कि ये क्या है, MK फर्स्ट रॉकेट है। इसको चलाया जाएगा जो तकरीबन 40 किलोमीटर की रेंज तक एकदम जो है सटीक निशाना लगाएगा। इसकी सबसे खास बात है INS और GPS इसके अंदर लगा हुआ है, जिससे अगर एक बार इसको छोड़ दिया जाए ना तो इसको फिर रोका जा सकता है और ये सीधे तरीके से उसी जगह जाकर गिरेगा जिसके लिए इसको काम दिया गया है, यानी कि छोड़ा गया है। तो पहले इसके अंदर रखने वाला रॉकेट जो है वो है MK फर्स्ट, जो कि 40 किलोमीटर का है। दूसरा आता है MK फर्स्ट एडवांस, जो कि 40 से लेकर 60 किलोमीटर की रेंज के लिए बनाया गया है। मतलब इनको तय करना होगा कि कितनी दूरी पर हमला करना है, उसके लिए काम करने वाला है। तीसरा है MK सेकेंड,
जो कि क्या करेगा, 60 से 75 किलोमीटर की रेंज में एकदम जो है दागने का काम करेगा, उनके ठिकानों को और हर एक चीज को फोड़ने का काम करेगा। अगर कोई आर्मी बेस भी बना हुआ है जहां पर इनके हथियार रखे हुए हैं, डिपो वगैरह होते हैं, उनको फोड़ने का काम करने वाला है। और फिर आता है गाइडेड पिनाका, जो कि 75 से 90 किलोमीटर की रेंज में अलग अलग प्रकार के रॉकेट इसके अंदर लगने वाले हैं। और सबसे लास्ट में आता है LRGR, नए प्रकार का MK फर्स्ट, एक रॉकेट लॉन्चर जिसे कल के दिन परीक्षण में चलाया गया था और इसकी रेंज है 120 किलोमीटर। आपको अब नॉर्मल लगेगा कि 120 किलोमीटर क्या है ना? तो अगर आप किसी गांव में रहते हैं, किसी शहर में रहते हैं, तो एक बार अंदाजा लगाइए कि आपके आसपास 120 किलोमीटर में कौन सा एरिया पड़ता है, कौन सा शहर पड़ता है, कौन सा गांव पड़ता है। तो आप अंदाजा लगा पाएंगे कि 120 किलोमीटर कितना होता है, जिससे इतनी लंबाई तक ये क्या करेगा, एकदम सटीकता से हमला करने के लिए जाना जाएगा। अब इसकी एक और सबसे खास बात यह है कि हमला जैसे कर दिया, एक रॉकेट यहां से छोड़ दिया और हमारी भारतीय सेनाओं को लगा कि भाई इस वाली जगह पे ज्यादा हमला नहीं हो रहा है, बल्कि इस वाली जगह पर ज्यादातर हमला हो रहा है, ड्रोन यहां आ रहे हैं, किसी देश की मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं, यहीं पर कोई फाइटर जेट ज्यादातर आ रहा है, तो तुरंत ये जगह बदलने में भी माहिर है। यानी कि इसको मैदानी भाग में आप ले जा सकते हैं, पीओके वाला इलाका जहां पर ज्यादातर पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाके पे आप इसको लेके जा सकते हैं, और रेगिस्तानी जहां गरम गरम मिट्टी होती है, बिल्कुल रेगिस्तान वाले इलाके में भी आप इसे लेके जा सकते हैं। मतलब 3 जगह ये अच्छे से काम करने वाला है। तो लास्ट रेंज, स्टार्टिंग रेंज होती है 40 किलोमीटर और लास्ट होती है 120 किलोमीटर। अब सवाल ये आता है कि अगर एक साथ कई ज्यादा रॉकेट छोड़ने हो तो क्या होगा, कितने छोड़े जा सकते हैं? तो कम से कम 12 रॉकेट एक साथ छोड़े जा सकते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि हमारी भारतीय सेना की जान की कितनी कीमत है और हर बार उनकी जान जोखिम में डल जाती है। इसलिए अब इन फ्यूचर में अगर किसी प्रकार का हमला करना है तो ये पिनाका आगे आगे चलने वाला है और पीछे हमारी भारतीय सेना चलेगी। आप सभी को मैं याद दिला दूं, इसके बारे में ये भी सुनने को मिलता है कि कारगिल वार 1999 में इसका उपयोग हुआ था। हालांकि ये सच्चाई नहीं है। कारगिल वार के टाइम इसका एक प्रोजेक्ट लाया गया था 1998 में, और 1999 में तो कारगिल वार हो गया था, इसलिए इसका उपयोग नहीं हुआ। अब कई सारे विशेषज्ञ जो हैं वो बोलते हैं कि अगर कारगिल वार के समय ये होता तो शायद कई सारे जो हमारी इंडियन आर्मी के सैनिक शहीद हुए हैं वो बच जाते, क्योंकि ये क्या कर रहे थे पाकिस्तान वाले, जो एकदम खड़ी चढ़ाई है, पहाड़ी इलाका है, वहां से सीधा नीचे की तरफ में हमला कर रहे हैं, और कई प्रकार के ऐसे बड़े बड़े पत्थर थे जिनके पीछे की तरफ में छुप छुप के ये हमारी आर्मी के ऊपर गोला बारूद बरसा रहे थे, हमला कर रहे थे। और अगर उस समय ये वाला हथियार हमारे पास में मौजूद होता तो केवल इसको LOC पर, LAC पर, या फिर अभी जो नया देश, एक और नया दुश्मन रेडी हुआ है, उनके किनारे पर ले जाके खड़ा करना था। और ये सीधा हमको पता चल रहा है कि उस इलाके से ज़्यादातर गोलीबारी हो रही है, सीधा उस इलाके में एक रॉकेट दाग दिया जाता, वहाँ पे खड्डा हो जाता और उनकी वहीं पे समाधि बन जाती, समाधि नहीं कब्र बन जाती। होती कि नहीं होती ये सारी चीज़ें? तो बिल्कुल इसकी बहुत ज़्यादा हमारी सेना को ज़रूरत थी। जमीन से हवाई हमला करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं और एक साथ जो है 12 हमले ये कर सकता है, और चलता फिरता हथियार हम इसको बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए ये ज़्यादातर कहाँ पर इसको तैनात किया जाएगा, तो तैनाती इसकी कोई एक जगह नहीं रहेगी, बल्कि चलता फिरता रहेगा ये। और मैं केवल वही जानकारी आपको साझा कर रही हूँ जो कि केवल ऑफिशियल है और लोगों तक पहुँचानी चाहिए। इसके अलावा इससे ज़्यादा जानकारी मैं भी नहीं दे पाऊँगी, और शायद वही होता है ना कि हमारी इंडिया की जो प्राइवेसी है। आप सभी जानते हैं कि अभी कुछ समय पहले एक मीडिया को लेकर, एक मीडिया में जो एक एंकर थी उसको लेकर बहुत ज़्यादा सवाल उठे थे, क्योंकि जैसे ही 9/11 का जो हमला हुआ था उसमें उन्होंने लाइव रिपोर्टिंग करी थी, और लाइव रिपोर्टिंग में वायुसेना का एक जो कमांडर था, एक वायुसेना का जो हम मान सकते हैं कि जो सैनिक था, वो किस प्रकार से बिल्डिंग के ऊपर कूद रहा था, चल रहा था और ऑपरेशन कर रहा था, तो उसकी पूरी लाइव रिपोर्टिंग पाकिस्तान तक को दिखा दी थी। इसीलिए हमारे पास में जो जानकारी सार्वजनिक होती हैं, जो जनता को वाकई में दिखानी चाहिए, मैं केवल वही जानकारी साझा करती हूँ। बहुत सारों के मन में होता है ना, मैम आपने तो ये भी बता दिया कि इसको पीओके में यहाँ तैनात किया जाएगा, अक्साई चीन में भी तैनात किया जाएगा। अब जैसे चाइना ने अपनी जानकारी साझा कर रखी है कि इसने HQ-9 को यहाँ पर तैनात कर रखा है। भारत ने जानकारी साझा कर रखी है कि हम अरुणाचल प्रदेश के अंदर पूरी की पूरी 100 ब्रह्मोस के तैनात कर चुके हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है।
भारत को जितना बताना चाहिए उतना बताया है। आप सभी जानते हैं ना कि चाइना वालों को बड़ा दिक्कत होता था अगर अरुणाचल प्रदेश के अंदर हमारे कोई भारत के कोई मंत्री भी चले जाए। एक बार की बात आप सभी को जरूर से पता होगी कि जब भारत के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और वो एक आधिकारिक यात्रा के दौरान अरुणाचल प्रदेश के अंदर जाते हैं तो चाइना के लोगों ने उनके जो हैं, आप मान लीजिए, जेट को नीचे तक उतरने नहीं दिया, उनके एरोप्लेन को नीचे तक नहीं उतरने दिया और उनकी यात्रा अधूरी रह गई थी, उनको वापस आना पड़ा था। और आज हमारे भारतीय सैनिक वहां पर तैनात हैं, आईटीबीपी वाले तैनात हैं और यहाँ तक कि 100 ब्रह्मोस वहां पर लगा रखी है। तो मैं केवल वही जानकारी देती हूँ, तो उसके लिए आप ज़्यादा मत सोचिएगा, ठीक है। तो यहाँ हम बात करते हैं, अगर LOC की हम बात करें, लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करें, तो यहाँ इसकी तैनाती होगी जहाँ पर इनके ज़्यादातर हथियार बनते हैं और ठिकाने होते हैं उन पर हमला करने के लिए। और आज भी पाकिस्तान चुप नहीं है, पाकिस्तान हमेशा भारतीय सेना को परेशान करने का काम करता है। LAC की बात करें तो यहाँ भी चाइना एक्सरसाइज के बहाने भारतीय सेना में घुसपैठ करने की कोशिश करता है, तो इनको डराने के लिए भी यहाँ पे भी इसकी तैनाती जरूरी है। और तीसरा, एक नया दुश्मन अभी हाल ही में बना है जिसकी कुछ औकात तो है नहीं, मतलब पोता दादा को आंख दिखा रहा है, उंगली दिखा रहा है, तो उंगली काटने का समय अब है, तो इसके यहाँ पे भी तैनाती हो जाएगी कुछ ही समय में। अब आप देखिए, मैंने आपको बोला था ना कि इंडियन आर्मी को इससे बहुत ज़्यादा ताकत मिलने वाली है। ये हमारी भारत की सीधे तरीके से ताकत है और पिनाका जैसे ही भारतीय सेना के अंदर शामिल हो चुका है, हमारी इंडियन आर्मी की तरफ से भी बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स आ रहे हैं क्योंकि वो भी इससे बहुत ज़्यादा खुश है। आगे देखिए, सवाल ये आता है कि पिनाका को बनाया किसने है, तो टाटा ग्रुप्स और DRDO की तरफ से मिलकर जो है पिनाका को बहुत अच्छे से रेडी किया गया है और ये जो है पूरा अब बन के रेडी हो चुका है, उसका परीक्षण भी हो चुका है। ये है वो कारगिल जगह जहां पर हमारी भारतीय सेनाओं की समाधि बनी हुई है, शहीद हो गए थे उनकी। और शायद अगर ये पिनाका हमारे पास में पहले होता तो शायद ऐसी चीज़ें हमको देखने में नहीं मिल रही होती और हमारे सैनिकों की जान बहुत ज़्यादा कीमती है, जो कि आप बहुत अच्छे से जानते भी हैं। तो यहाँ पे भी कारगिल वाले क्षेत्र में भी शायद अब इसको यहाँ पर तैनात कर दिया जाएगा। अब आपको ये जानकारी कैसी लगी है? आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो ये अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर से साझा कीजिएगा क्योंकि हमारे भारत के अंदर एक नए प्रकार के हथियार बनाए जा रहे हैं और ये हथियार पूरी तरीके से मेड इन इंडिया है, यानी कि भारत अब खुद तरीके से हथियार बनाना सीख चुका है और भारत अब दूसरे देशों से आयात करने की बजाय निर्यात करने वाला है, बेचने वाला है। तो ये शायद आपको सुन के अच्छा लगा होगा क्योंकि भारत में अब पहली बार ऐसा हो रहा है। तो अगर जानकारी अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ में साझा कीजिएगा और अगर आप GenAI को सीखना चाहते हैं, AI के बारे में जानना चाहते हैं क्योंकि AI का बड़ा महत्व है, AI आपको हर जगह दिखाई दे रहा होगा और आपके माइंड में भी आया होगा कि मैं भी ऐसे AI की वीडियो बनाना सीख जाऊं, ऐसे एडिटिंग कर लूं, ऐसे कर लूं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो अभी एक लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर में कोर्स में लेके आई हूँ जिसमें आपको नारी 100 कोड का इस्तेमाल करना होगा और यहाँ आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये कोर्स कहाँ मिलेगा? तो इसी वीडियो के कमेंट में जब आप कमेंट करने के लिए पहुंचोगे ना, कमेंट बॉक्स के अंदर पहला कमेंट मैंने पिन कर रखा है, एग्जाम नारी के नाम से लिखा हुआ है। उस पर जाके आप लिंक पे जैसे ही टैप करेंगे उसमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डिस्काउंट कोड आपको डालना है और उसको सबमिट कर देना है, तो ये कोर्स आपको मिलने वाला है। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आ गई होगी। शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।